हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वाइवा बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हूँ। अगर आपने क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की फाइल में टॉपिक चूज किया है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर चैप्टर को लेकर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपकी फाइल का टॉपिक सेम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वहाँ पर, व्हेन डिड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू होना स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता होगा कि इंडिया वैसे भी अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारा जो पूरी इकॉनमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। चाहे हम नो डाउट आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आना, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुई थी? 1967 1968। ये वो टाइम पीरियड था जब HY जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, इनको यूज़ किया गया था। और इसका मेन मोटिव था जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना और अमेरिका के ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी करना अपनी। ऐसे क्वेश्चन 2 है, द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन ओन इज नोन एज। अगर सपोज ये कहीं कि जो मैक्सिमम जो साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड जो आप कल्टीवेट कर सकते हैं, जिस पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो अगर आपके पास है तो कितना आप रख सकते थे। उस पूरी प्रोसेस को नाम दिया गया था सीलिंग ऑन होल्डिंग का नाम दिया गया था। सीलिंग ऑन होल्डिंग हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन 3 है, स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन इज नोन एज। अगर कोई फार्मर का लैंड स्मॉल साइज का है और वो कल्टीवेट किया जा रहा है वो लैंड, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज स्मॉल होल्डिंग। क्योंकि देखो मैं आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और टू द पॉइंट आंसर ही बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ कंफ्यूजन आओ। क्योंकि वाइवा वाले टीचर कभी इतना टाइम नहीं लगाते कि आपके बाद आराम से वेट करेंगे आप कब रिप्लाई दे रहे हैं सोच के। अगर हो सकता है कोई 3 या 4 बच्चों का ग्रुप एक साथ बिठा दिया जाता है सामने, एंड वन बाय वन दे आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। और समटाइम्स जब आपका आंसर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है, लैंड रिफॉर्म्स आर नोन एज। यानी लैंड रिफॉर्म्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 5 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। अब देखिए इंडिया ने 5 ईयर प्लान सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए स्टार्ट किए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकें, और जो बजट है हमारा उसी के अकॉर्डिंग पहले तय कर लिया जाता था। बट यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या है, बफर स्टॉक जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो किस 5 ईयर प्लान के तहत हुआ था? तो 4th 5 ईयर प्लान के तहत हुआ था। अब इसमें है क्वेश्चन 6, इंडियन इकोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको इन द वेरी बिगनिंग दे चुका हूँ, क्योंकि हम पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी कहते हैं। और उसका रीजन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों, तो वाई द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज वेरी ग्रेट। क्योंकि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी कहा जाता है। व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इसका मीनिंग बताना है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन रादर देन फॉर सेल इन द मार्केट। यानी अपने लिए आप क्या फसलें लगा रहे हैं, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना अपने कंजप्शन के लिए, ना कि मार्केट में इनको सेल करने के लिए। दैट इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? तो लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू द रिफॉर्म्स और चेंजेस इन एग्रीकल्चर, और जो गवर्नमेंट ने लेकर आए थे किस पर्पस के लिए? एक तो ओनरशिप ऑफ होल्डिंग को लेकर, या फिर लैंड रेवेन्यू को लेकर, और लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप को लेकर, और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को लेकर। ये कुछ एक ऐसे मुद्दे थे, जैसे ना पहले जमींदारी सिस्टम चलता था। तो जमींदारी सिस्टम में क्या था, एक एक जमींदार के पास इतनी लैंड होती थी जिसका कोई एंड नहीं है। तो ये जो सिस्टम है सरकार को चेंज करना था, क्योंकि जमींदार रेवेन्यू तो ले रहे थे अपने टेनेंट से, लेकिन एग्रीकल्चर या उसकी प्रोडक्शन के ऊपर उनका कोई फोकस नहीं था, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता था। इसलिए ये लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। क्वेश्चन 10 है, व्हाट आर द स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स क्या होती हैं। तो ये ऐसी होल्डिंग्स हैं विच आर स्मॉल इन साइज एंड लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। ये डिफरेंट जगह पे लोकेट करती हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेट करती हैं। और क्वेश्चन 11 है, डिफाइन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब होता है अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस
इन लियो ऑफ स्कैटर्ड पीसीज ऑफ लैंड एट सेवरल प्लेसेस। सपोज किसी जो फार्मर की ज़मीन एक टुकड़ा छोटा सा पैच यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, तो उनको इन सभी पैचेस को रिमूव करके एक जगह पे अलॉटमेंट दे दो, भाई तुम 2 एकड़ 3 एकड़ जो तुम्हारी लैंड बनती है तुम यहाँ पे ले लो। ये सरकार अगर ऐसा प्रोसीजर करती है तो दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। नेक्स्ट है डिफाइन फैलोइंग ऑफ इन एग्रीकल्चर। फैलोइंग क्या होती है? तो फैलोइंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड फ्री ऑफ कल्टीवेशन फॉर सम टाइम सो दैट इट रिगेन्स इट्स फर्टिलिटी। अब जैसे ना कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर कर कर के लैंड की जो फर्टिलिटी है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो उसको जो है हम फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं खाली। इस टाइम में वो फिर से अपनी एनर्जी गेन कर लेती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फैलोइंग ऑफ लैंड और फैलोइंग इन एग्रीकल्चर। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस क्या होते हैं? इसका मतलब होता है सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ओन फार्म कंजम्पशन। ये ओन फार्म कंजम्पशन के ऊपर उसका जो रहेगा, यानी फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ओन फार्म कंजम्पशन, इसको हम बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस। Next, what is green revolution? Green revolution in the very beginning you have heard that green revolution, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा यहाँ सेपरेट क्वेश्चन दे दिया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है when there is significant rise in agriculture production and productivity। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था, इसको हरित क्रांति भी कहा जाता है। बफर स्टॉक क्या होता है? तो बफर स्टॉक रेफर्स टू रिजर्व्स ऑफ कमोडिटी टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, सरकार बहुत सारा अनाज खरीद के रख लेती है बड़े बड़े गोडाउन्स में, सरकारी गोडाउन्स होते हैं, वो किसी पर्पज़ के लिए होती हैं। अगर कभी इन फ्यूचर कोई इमरजेंसी आई है तो वहाँ पर वो अनाज यूज़ किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बफर स्टॉक। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है to the changes in the structure of the economy with reference to technology, demand, outlook, productivity, etc. यानी जो हम चेंजेस करते हैं किसके साथ, यानी उसमें इंक्लूड होती है टेक्नोलॉजी भी, डिमांड भी, आउटलुक भी, प्रोडक्टिविटी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में चेंज के लिए होता है ये वर्ड यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब है टू फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम होल्डिंग साइज फॉर एन इंडिविजुअल फार्मर, यानी उसको तय करके बता दो भी तुम्हारा लैंड जो है वो इतना है या तुम इतने लैंड पे एग्रीकल्चर कर सकते हो, दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर जो आपकी लैंड की जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, ये होती है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। जैसे पहले 100 एकड़ जमीन होती थी, सरकार को लगा कि ये गलत हो रहा है कि टेनेंट्स का तो बुरा हाल हो रहा है, तो इसलिए टेनेंट्स को दे दी गई थी बाद में। नेक्स्ट है व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग एक न्यू टर्म है। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ सिस्टम वेयर इन फार्मर्स वॉलंटरली pool their resources for cultivating the soil, also they sell their output collectively. The idea is to minimize cost and maximize profit. इसका मेन मोटिव क्या है? सिर्फ कि कोस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो विद दिस क्वेश्चंस आई जस्ट स्टॉप द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन इतना भी बोलूँगा, आप लोग अगर किसी टॉपिक को लेकर परेशान हैं, कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, अगर कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई और टॉपिक है बीएसटी को लेकर, अकाउंट्स को लेकर, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, बिकॉज आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे कम से कम एक एनकरेजमेंट मिलती है कि मेरे बच्चों ने वीडियो को लाइक किया। सो थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक, हैव वेरी नाइस डे।